Question number A2. Which of the following is correct for the molecules of a gas in thermal equilibrium? Which of the following is correct for the molecules of a gas in thermal equilibrium? All have same speed. All have different speeds which remain constant. They have a certain constant average speed. इसमें क्या डाउट है? सी में सर क्या करवाएगा? ऑप्शन बी गलत क्यों? ऑप्शन बी में दे हैव डिफरेंट स्पीड्स, मतलब वो कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल की स्पीड v1 है और अगर इसकी v2 है, तो वो कह रहा है कि इसकी v1 ही बनी रहेगी कि हमेशा। तो वो कैसे पॉसिबल है? लेकिन एवरेज तो हम बोल सकते हैं ना कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी, सेम बनी रहेगी। सर आइडियल गैस के केस में तो सर वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वो इलास्टिक कोलिजन्स करता है। हाँ, और सेम मास भी सेम है सबका। ठीक है, तो कोलिजन जब करेगा तो मान लो अगर ये v1 से आ रहा है ना, और ये मान लो इधर v2 से आ रहा है, तो इस पार्टिकल के बीच में जब कोलिजन होगा तो अभी इसकी स्पीड तो क्या रह जाएगी? इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इधर चेंज हो जाएगा, v2 हो जाएगी ना, और इसकी क्या हो जाएगी? v1 तो चेंज कर रहे हैं ना वो तो। हाँ सर समझा। ठीक है ना, लेकिन एवरेज तो सेम ही रहेगी। A2 हो गया। नेक्स्ट है B3 B6। B3 B6 B3 में क्या हो रहा है देखो। Suppose a container is evacuated to leave just one molecule of gas in it. Let V most probable and average represent the most probable speed and the average speed of the gas then. इसमें मालूम है जब एक ही पार्टिकल अगर है तो वही तो v हो जाएगा, यानी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी v रहेगी, उसकी एवरेज स्पीड भी v रहेगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी v रहेगी। उसमें थोड़ी चेंज करेगा वो। क्यों? उसका रीजन है कि भाई उसकी जो भी स्पीड है तो कोलिजन जो होगा कंटेनर के साथ में इलास्टिक कोलिजन ही होगा, तो स्पीड तो कभी चेंज ना हो, उसकी वेलोसिटी भले ही चेंज हो जाए तो एवरेज स्पीड भी चेंज ना हो, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी चेंज ना होगी। ठीक है ना, तो यानी और आरएमएस भी वही रहेगा, यानी वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल और इंस्टेंटेनियस सब सेम ही रहेंगे एक मॉलिक्यूल के लिए। तो सर पर हम ऐसा भी तो बोलते हैं कि ये सब स्पीड्स खाली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। हाँ उसके हिसाब से उसके हिसाब से, लेकिन वो तो पूरा जब सिस्टम मान के करेंगे तब ना, वो तो एक ही पार्टिकल है वहां तो। हाँ पार्टिकल तो एक ही है, तो किसी के साथ कोलिजन थोड़ी हो रहा उसका। ठीक है ना, तो वो उसकी स्पीड चेंज ही नहीं करेगा, वो होगी नहीं। वॉल्स के साथ भी जो भी कंटेनर है उसके साथ भी उसका कोलिजन होगा। ठीक है ना, तो इलास्टिक कोलिजन मानते हैं हम लोग। और कौन सा? B5 B3 हो गया, B6 B5। Four containers are filled with monoatomic ideal gases. For each container, the number of moles, the mass of an individual atom, RMS speed of the atoms, ये सब दिया हुआ है, और टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई।
तो कह रहा है कि कौन सा क्या है, क्या बताना है इसमें? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के बारे में बात कर रहा है वो, है ना। टेम्परेचर बताना, तो क्या बताऊं इसमें, बताइए। सर इसको VRMS का फॉर्मूला लिख के वहाँ से T और MV में जो रिलेशन आएगा उसी से करना है ना। हाँ, और क्या इसी से करना है। VRMS इक्वल टू 3 kT बाई स्मॉल m, इससे ही करना है। ठीक है उससे रिलेट कर लो, कंपेयर कर लो, आ जाएगा ये, है ना। तो m सबका दे रखा है, एक का जैसे 4m है, एक का m है, एक का 3m है, एक का 2m है। नंबर ऑफ मोल्स से नहीं, क्योंकि VRMS से स्पीड पूछ रहा है ना। तो VRMS तो हमने जो स्पीड था उसका स्क्वायर का एवरेज करके स्क्वायर रूट लिया हुआ ना, तो यही करना है आपको, ठीक है। मास ऑफ द मॉलिक्यूल दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम भी दिया है। तो इस वाले फॉर्मूले से नहीं आता है क्या इससे? आ जाएगा। इसी से आता है। नेक्स्ट हमारे पास में B6 बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास में यहाँ दिया है इसने n ऑफ v, जो कि dn/dv इक्वल टू 3n0 बाई v0 टू पावर 3 इंटू v स्क्वायर दिया है, ठीक है। When dn is the number of molecules in speed range v to v plus dv, the RMS speed of the molecule पूछ रहा है। तो RMS स्पीड में आपने देखा होगा, हमने देखा कि एक तरह से v1 का होल स्क्वायर, v2 का होल स्क्वायर, vn का होल स्क्वायर का डिवाइड बाय n का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू हमने VRMS देखा था। ये बेसिक समझ में आ रहा पहले तो आपको, ये समझ में आई इक्वेशन। अब यहाँ देखो, अगर मान लो मैं ये कहूँ कि मान लो दो पार्टिकल है, दोनों की स्पीड सेम हो सकती है, तो मैं क्या लिखूंगा फिर यहाँ 2v1 का होल स्क्वायर लिखूंगा ना, या 3 की भी होगी तो 3v1 का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि dn मॉलिक्यूल की स्पीड अगर v स्क्वायर है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मैं इसको इंडिकेट करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा ना। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, कि dn की स्पीड v है, तो dn की स्पीड अगर v है तो यहाँ से निकालूंगा इस वाले फॉर्मूले से। क्या लिखूंगा मैं, 3n0 बाई v0 टू पावर v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू dv बाई n, और इसको इंडिकेट करेंगे तो कहाँ से इंडिकेट करेंगे, 0 से v0, इसका स्क्वायर रूट लेना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, ये n0 है, मतलब है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से n0 है, n0 है, n0 से तो n0 कैंसिल आउट हो गया, 3v0 टू पावर 3 इसका स्क्वायर रूट, अंदर v2 पावर 4 का, तो कितना हो जाएगा v2 पावर 5/5, यानी अल्टीमेटली हो जाएगा v0 रूट 3/5। ये आंसर है, ठीक है ना। हाँ तो आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि एवरेज स्पीड बताओ। देखो कैसे करेंगे, लिखो इसको, एवरेज क्या बता देता हूँ। हाँ पूछो, विभूति कुछ पूछ रहे थे, कौन सा, इस वाले की कह रहे हैं आप? ये यहीं से, इसी से आया, देखो वापस समझाता हूँ। इस वाले से मैंने क्या कहा, मान लो कि दो मॉलिक्यूल की स्पीड सेम है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू v1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना उसको, भाई v1
का होल स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर, दोनों की स्पीड सेम है मान लो, क्या लिखोगे आप? 2v1 का होल स्क्वायर। मान लो 3 की है तो क्या लिखोगे? 3v1 का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ कि जो डीएन मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड अगर v है, तो बोल भी रहा है ना, देखो ना, वेयर डीएन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पीड रेंज v2 v प्लस dv, यानी एक तरह से उस v स्पीड की रेंज, उन सबकी डीएन स्पीड की, जो डीएन मॉलिक्यूल है सबकी स्पीड क्या है यहाँ? v है एक तरह से, है ना। तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? डी एंड वी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, इससे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से लेकर आया हूँ मैं इसको। अब जैसे एवरेज का बताता हूँ मैं, लिख लिया है? हाँ सर लिख लिया। एवरेज स्पीड में क्या करते हैं हम लोग? v1 प्लस v2 प्लस vn बाई n नॉट, है ना, यही करते हैं। तो अगर 3 पार्टिकल की सेम है तो 3v1 लिखोगे ना आप, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? dn v बाई n नॉट लिखोगे ना, तो v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा dn, हो गया 3n नॉट बाई v नॉट टू पावर 3v स्क्वायर dv, और v, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 से v नॉट डिवाइड बाई n नॉट, तुम्हारे पास आ गया 3 बाई v नॉट टू पावर 3, क्योंकि n नॉट से नॉट कट गया, v क्यूब का हो गया v नॉट टू पावर बाई 4, यानी 3 बाई 4 v नॉट, ये एवरेज स्पीड हो गई इसकी। ठीक है, कैसे करना था? सर इसमें और एक चीज पूछना था सर, जब हम क्या? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हैं तो हम देखते हैं कि स्लोप कहाँ 0 हो रहा है, तो और इसमें वैसे कैसे पता चल, निकालेंगे? हाँ क्योंकि इसमें तो स्लोप इसमें, भी 0 पे 0 हो रहा है। हाँ 0 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 0 फिर तो इसकी। सर मतलब वो कैसे हो सकता है? हाँ वो तो यार बताएंगे कैसे उसको। नहीं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि ग्राफ वैसा ही बने, ये तो एक हाइपोथेटिकल चीजें बता रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का आपने कहा कि उसका कैसे देखेंगे? हम्म, क्योंकि इसका ग्राफ ये बना हमारे पास में। वो तो कैसे बताएंगे इसका? के हिसाब से स्पीड चेंज करना सिखाया आपने को, ठीक है। तो लेकिन इसने यहाँ तो जो फंक्शन भी बनाया वो तो अलग ही, वहाँ फंक्शन उसने मैक्सवेल ने जो बनाया था वो अलग था, उसको जब डिफरेंशिएट किया गया तो उसका स्लोप 0 मिल रहा था, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसने कहा। अब इसमें तो कैसे बताएंगे? इसमें तो 0 आ जाएगा, सही है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही 0 आ रही है, इसका हाँ सर मतलब हाइपोथेटिकल। हाँ?
हाँ वही हाइपोथेटिकल फंक्शन है। हाँ वही तो, कैसे बताएंगे इसको तो, ठीक है। क्योंकि उसने तो जो मॉलिक्यूल भी जो स्पीड भी माना था वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में माना था। यहाँ 0 से v0 के बीच में इसकी स्पीड है, उस हिसाब से उसने वो फंक्शन बनाया था। अब इस फंक्शन में कैसे देखेंगे, मेरे हिसाब से तो कैसे सर बताएंगे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करते तो n इक्वल्स v प्लस सी आता है। हाँ? इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, ये जो दिया dn बाई dv वाले को, इसको इंडिकेट करते हैं पूरे फंक्शन, कैसे इंडिकेट हाँ करोगे? dn बाई 3n0 इक्वल्स v स्क्वायर dv बाई v नॉट क्यूब है ना, हाँ उसको इंटीग्रेट किया तो n इक्वल्स v प्लस सी आता है। मतलब नहीं, n बाई 3n0 इक्वल्स v क्यूब बाई v क्यूब बाई 3v0 क्यूब प्लस हाँ, सी कहाँ आता से है कहाँ वो। इंडिकेट किया आपने, कहाँ से कहाँ तक? हाँ वही एक कांस्टेंट मान लिया मैंने बाद में, वो क्या इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन किया मैंने। हाँ n हाँ, बाई 3n0 इक्वल्स v क्यूब बाई किसका 3v0 dn बाई dv का इंटीग्रेशन किया v के रेस्पेक्ट में? dn बाई, हाँ वही मतलब हाँ इंटीग्रेट किया मैंने वैसे। dn बाई dv का इसके रेस्पेक्ट में? नहीं मतलब n का v के रिस्पेक्ट में मैंने ये किया इंटीग्रेट, वो dv को वो साइड ले जाके 3n0 को नीचे लाके वैसे किया है। हाँ तो n नॉट आ जाएगा ना। हाँ वो तो वही नंबर n बाई 3 n बाई 3n0 इक्वल्स v क्यूब बाई 3v0 क्यूब प्लस वैसे इक्वेशन आता है। तो हम मतलब हाँ उससे देखे तो जैसे जैसे वो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, वैसे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैसे वैसे है कि मतलब, तो मतलब वेलोसिटी के साथ वो तो बढ़ता जा रहा है हम, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में बोलते हैं ना कि बीच में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें तो जितना ज्यादा वेलोसिटी है उतने ज्यादा नंबर ऑफ, मतलब मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जा रही है, स्पीड भी बढ़ती जा रही है, कहने का मतलब है ना आपका इसमें। हाँ तो हाइपोथेटिकल यार, इसका लगता है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ज्यादा स्पीड है सबकी, तो अजीब ही तरह का फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती जा रही है। सर हाँ शायद ये इंटीग्रेट करना मतलब इंटीग्रेबल था ना आसानी से, इसलिए इस एग्जांपल में डाल दिया इसलिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। नहीं तो ये हो गया कि मान लो अगर मैं ये हो गया कि अगर स्पीड में इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा तो मॉलिक्यूल भी इनफाइनाइट हो रहे हैं। हाँ ये तो बना दिया वाले है यार, इसमें का ही साला, मुझे तो लग रहा है कि हाँ वही इसका मामला समझ में नहीं आया मुझे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे देखेंगे। एवरेज तो ऐसे देख लेंगे, इनके ऑन एवरेज स्पीड ये हो जाएगी, और VRMS हमने ऊपर देख ही लिया कैसे करना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसमें मिलेगी ही नहीं, मेरे हिसाब से तो मिलेगी नहीं वो, ठीक है। और कौन सा बताना है? B6 हो गया, उसके बाद में B के बाद में कौन सा जाना है, E2 पे जाना सीधा। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज एज शोन इन फिगर। तो P और T में ग्राफ दिया है इसने, इसको कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो, पहले इसमें कन्वर्ट करना है इसको करस्पॉन्डिंग डेंसिटी, मतलब रो वर्सेस वॉल्यूम। तो एक बात क्लियर कर लेते हैं यहाँ कि रो इंटू V इक्वल टू मास होता है, मास ऑफ द गैस, है ना। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट तो यहाँ कॉन्स्टेंट ही आ रहा है, और हमें किस किस के बीच में, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ये हमारे पास में डेंसिटी है और ये हमारे पास में वॉल्यूम है। तो पहले B2C में देखो आप, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पहले A to B में देखते चलो। टेम्परेचर क्या है यहाँ, कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में,
पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो पीवी इक्वल टू अगर कांस्टेंट है और ये रो और वी के बीच में है, तो वी भी वेरिएबल है, तो आप देखो कि इसका मतलब वी भी वेरिएबल है, रो भी वेरिएबल है, तो ये कौन सा इक्वेशन दे दिया इसने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे दिया। अब यहाँ देखो, वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब डेंसिटी कैसे डिक्रीज करेगी, इसका मतलब ये ए होना चाहिए और ये बी होना चाहिए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। फिर कह रहा बी टू सी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो बी टू सी तो यही बन जाएगा भाई वो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, तो बी टू सी यही बन गया। ठीक है, फिर है हमारे पास में, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया है क्या, क्योंकि वॉल्यूम, एक मिनट, अच्छा ए टू बी जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, दरअसल ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बी का वॉल्यूम कम होना चाहिए ना। हाँ वही देखो, ये उल्टा कर दिया हमने, तो ये ऐसा जाना चाहिए। तो ये ए टू बी यहाँ जाएगा और बी टू सी यहीं रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। फिर ये सी टू डी में प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना, सी टू डी में, लेकिन ए टू डी का भी देखो तो डी यहीं मिल जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब सी टू डी वाला भी इधर ही आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा सी टू डी में, तो ए टू बी में ऐसे जा रहे हैं और बी टू सी टू डी में उधर से इधर आ रहे हैं, तो ये आंसर आना चाहिए। कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ठीक है ना, समझ में आया, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, क्या बताएं, ग्राफ है और क्या, ये ई, अच्छा E3 भी बताना है, E2 ये B5 हो गया था ना हमारा, E2 भी हो गया, अब कौन सा बताना है, E2 के बाद में क्या भाई, J3 ये हो गया, F हो गया, G में है नहीं, G में नहीं है, H में भी है नहीं है, I का कौन सा बताना है, I4 बताना है, अब जैसे I4 है मान लो, सर जी और एच में है, G और H में देगा, अच्छा G3 में, G3 G6 G3 क्या कह रहा है, For an ideal gas, the heat capacity at constant pressure is larger than that at constant volume because वो तो बताया था ना यार, positive work is done during expansion of the gas by the external pressure, ऐसा थोड़ी होता है, positive work is done during expansion by the gas against external pressure, हाँ सही तो है, यही तो था। अरे भाई जब मेयर्स फॉर्मूला बताया वो इसलिए तो बताया था कि आपको सर कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो सेम टेम्परेचर चेंज के लिए हमने देखा जब आइसोबारिक प्रोसेस होता है उसमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट उसका वर्क डन बाय द, मतलब उसका सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करने में चला जा रहा है ना, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है उस केस में सिर्फ केवल इंटर एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है,
तो दोनों में सेम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी सेम तरह से इंक्रीज कर रही है, लेकिन इसमें ज्यादा एनर्जी इसलिए सप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट एनर्जी, ताकि ये वर्क कर सके गैस। तो सही है। तो G6 for a small positive coefficient of expansion in case of solid, for a small positive coefficient of, इसका मतलब क्या हो गया, मान लो कोई सॉलिड लिया आपने और इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसमें एक्सपेंशन होगा ना, लेकिन काफी स्मॉल होगा, ऐसा नहीं कि बहुत गैस की तरह एक्सपेंशन होता है इसमें। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, तो जब हमने इस पर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो आप देख रहे हो कि बाहर प्रेशर मान लो P0 है, तो उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है ना, एक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, तो हमने जो हीट दिया वो क्या करेगा, इस सराउंडिंग के अगेंस्ट भी तो वर्क कर रहा है ना, इसलिए Cp क्या होगा, लेकिन क्या होगा कि भाई ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ता है इसमें, काफी स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। काफी स्मॉल वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क होगा कि नहीं होगा, और साथ हाँ में सर। इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है ना, एक तरह से सिस्टम की। तो हमारे पास में dq इक्वल टू क्या होगा, dw प्लस du होगा ना। तो एक तरह से इसका du क्या है, ncv dt के करस्पॉन्डिंग, तो उससे तो बड़ा ही है, यानी cp जो होगा वो क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन cv होगा यहाँ, क्योंकि वॉल्यूम काफी स्मॉल इंक्रीज होगा इसलिए। अगर गैस की तरह ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर उसे अब cp माइनस cv होगा, इस तरह से देखेंगे हम लोग। तो आंसर होगा इसका cp इज स्लाइटली ग्रेटर देन cv होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा, H5H7, सर H5 हो गया। H7 बताना। अब ये क्या कह रहा है, a given quantity of a gas is at pressure P and absolute temperature T, the isothermal bulk modulus of the gas बताना है, ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का इसने, तो देखो कैसे करेंगे। तो आइसोथर्मल का मतलब हुआ P की इक्वल टू nRT है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि आइसोथर्मल कह रहा है वो, तो इसको के ले लेता हूं मैं। तो ln P प्लस ln V इक्वल टू ln के, डिफरेंशिएट करेंगे तो dP बाई P प्लस dV बाई V इक्वल टू 0, और बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V। तो अल्टीमेटली कितना आ गया भाई, ये तो P के इक्वल आ गया यार, तो इसका आंसर P आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ सर। और कौन सा बताना, 5-4 HI, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस दिया हुआ है T इक्वल टू T0 प्लस AB क्यूब, ये प्रोसेस इक्वेशन है। फिर T0 AR पॉजिटिव कांस्टेंट एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ फॉर विच प्रेशर विल बी मिनिमम, द वॉल्यूम फॉर विच प्रेशर इज मिनिमम। इसका मतलब एक इक्वेशन ये भी रहेगी हमारे पास में, PV इक्वल टू nRT। हमें बताना है वॉल्यूम जिस पर प्रेशर मिनिमम होगा, तो T को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। क्या लिखूंगा मैं, PV बाई NR इक्वल टू T0 प्लस, ये आ जाएगा तो V से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा NR T0 बाई V प्लस AB स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो तो DP बाई DV हो जाएगा NR माइनस T0 बाई V प्लस 2AB, इसको 0 पुट कर दो। तो क्या पूछ रहा अपने से, ये आ गया।
तो टी नॉट इक्वल टू 2a v², यानी v इक्वल टू आ गया टी सर नॉट वो बाई v 2a। क्यूब होगा, माइनस टी नॉट बाई v स्क्वायर है वो। v² हो गया, ठीक है। तो ये 1/3 आ जाएगा, ये आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करना था। ये और कौन सा है, I4 हो गया, J3 भी है। If the door of a refrigerator is kept open, then which of the following is true? रूम का टेम्परेचर बढ़ता है हमेशा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हो क्या रहा है भाई, हीट, हम जो बात कर रहे हैं भाई, रूम का टेम्परेचर ओपन कर दिया आपने, हीटर जब फ्रीज को ही जब आपने ओपन कर दिया, रेफ्रिजरेटर को ही मतलब आपने ओपन कर दिया, तो वही तो रूम हो गया, और वही मतलब वो तो एक तरह से सराउंडिंग और जो भी है वो तो एक ही हो गया ना। अब आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, जो कंप्रेसर है वो तो हीट, वो तो वर्क कर रहा है ना, तो वो जो उसने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी। आई बात सुन में, तो हीट क्या हो गया यहाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा रूम का, और नहीं तो आज करो आप दिन भर, ठीक है। बट ऐसे अगर हम ऐसे लॉजिक से सोचे कि अगर हम दरवाजा खोल दिया और रूम का हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो हीट अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उतना ही इसमें कम होना चाहिए ना। तो ऐसे तो हम खोल के रखना चाहिए, तो ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा अंदर। ऐसे क्या 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 फिर से बोलो। सर मतलब जो हीट लॉस हुआ तो वही हीट गेन भी होना चाहिए। ऐसे तो जो हीट रूम ने गेन किया, तो वैसे तो वो हम लोग इसमें नहीं ऐसे सोचते क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। आपने क्या किया, आप सिंपल ऐसे समझो, आप जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करके आपने हीटर में, उसमें रेफ्रिजरेटर में लगा दिया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को आपने ओपन रखा, अब आप कंटिन्यूसली वर्क तो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, लेकिन अंदर और बाहर का टेम्परेचर तो सेम ही बना रहेगा हमेशा, वो तो चेंज करेगा ही क्यों। तो इसका ना मान लो है ना, तो अंदर बाहर का तो सेम रहेगा, सेम इन द सेंस, मान लो अगर 20 डिग्री सेल्सियस तो 20 डिग्री सेल्सियस के बाद लेकिन बढ़ेगा, लेकिन अंदर बाहर दोनों का सेम बढ़ेगा, क्योंकि वो तो पूरा रूम ही बना दिया ना आपने, और आप कंटिन्यूसली हीट, आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ, तो वो हीट में चली जाएगी वो, तो यानी जो डब्लू वर्क कर रहे हो ना, उसकी वजह से वो हीट में कन्वर्ट हो रही है वो एनर्जी। आगे बात समझ में, तो वो जो वर्क हो रहा है ना, उसी की वजह से हीट बढ़ रही है, वो एनर्जी कहीं से तो आर के वहां जा रही ना। सर जब बट आप अगर क्लोज करते हो तो एक सिस्टम बनाते हो, फिर आप, और उस सिस्टम से वो एनर्जी को निकाल रहा होता है। तो बट हीट फ्लो भी तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर करेगा, तो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर तो लोअर टेम्परेचर ही है ना, वो तो हम वर्क करते कहाँ हैं। है, कहाँ है लोअर टेम्परेचर, कहाँ है? आपने तो उसको तो ओपन कर रखा है, आपने तो रूम और उसका टेम्परेचर सेम कर रखा है, आपने तो ओपन कर दिया तो रूम ही बना दिया ना उसको, रेफ्रिजरेटर को तो हाँ समझा। आपने तो रूम ही बना रखा। नहीं तो आज देखो फिर आपके पेरेंट्स का रिएक्शन देखिएगा, ठीक है। आज खोल के रखो फ्रीज को, अनुभव करके देखते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खराब ही तो होगा ना। सर अभी इसमें से मतलब फ्रिज में से अभी गैस जो है अभी ओपन किया, तो इसको हम फ्री एक्सपेंशन बोल सकते हैं। क्या 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 क्या, मतलब अभी जो फ्रिज में जो गैस था, जो भी मतलब ऐसा बोले कि फ्रिज में सपोज अगर गैस था और हमने फ्रिज को ओपन कर दिया, तो गैस मतलब सारा बाहर निकला, तो उस प्रोसेस को हम फ्री एक्सपेंशन बोल सकते हैं। नहीं यार ऐसे कैसे बोलेंगे, उसको कैसे, नहीं ऐसे थोड़ी बोलते हैं, उसको फ्री एक्सपेंशन क्यों बोलेंगे। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि काफी ज्यादा मतलब बड़ा वो था, जैसे अभी रूम बहुत बड़ा वॉल्यूम का था और फ्रिज के अंदर जो थी वो काफी छोटे, मतलब कंटेनर ऐसे बोलते हैं कि वो काफी छोटे वॉल्यूम की थी, तो फ्री एक्सपेंशन ही हो सकता है ना सर वो। मतलब एग्जैक्ट वैक्यूम में नहीं किया बट फिर भी। नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा कैसे बोल रहा आपने। नहीं बोलेंगे, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में, एक्चुअली फ्री एक्सपेंशन में है कि एक तो डी क्यू जो है ना, वो हीट नहीं आना चाहिए,
सिस्टम के अंदर कहीं से भी, और आप तो वहाँ हीटर लगा रहे, आपने तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो आप कैसे फ्री एक्सपेंशन बोलोगे इसको? हाँ सर। हाँ सर तो इसका जो ये J3 वाला है, इसका ये है ना कि टेम्परेचर सेम हो गया खोलने पर तो DU 0 हो गया, और वर्क डन तो हम पॉजिटिव कर ही रहे तो DQ भी पॉजिटिव होना चाहिए सर। हाँ, तो मतलब वो हीट पूरे रूम को और बीच को मिलती जाएगी ना पूरे रूम में, यानी जो DW आपने वर्क कर रहे हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो जो हीट का डिसिपेशन होगा ना वो रूम के अंदर इंक्रीज करता है, मतलब वो उसकी हीट अप करेगा उसको। ठीक अच्छा है, ठीक। तो रेफ्रिजरेटर भी हीट होगा ना, मतलब जो अंदर जो था ऐसे? हाँ हाँ, रेफ्रिजरेटर को पूरा जो आपका जो फ्रीजर वगैरह जो था ना सब वो गर्म हो जाएगा। हाँ सर वही, ठीक है। ये तो हो गया। हम क्या बात कर रहे थे? हीट ट्रांसफर अभी शुरू नहीं किया था ना मैंने। नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। चलिए, नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के भी इन्होंने 3 तरीके ढूंढे हैं, यानी हीट को हम लोग 3 तरह से 3 प्रोसेस है उनके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पॉइंट से स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखिए, ठीक है, तो कौन कौन से मोड है? तो एक कंडक्शन, ये प्रोसेस है ना, तो यहाँ 3 मोड है, तो देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो पहला है कंडक्शन। तो कंडक्शन में ये है कि जो जिस मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है उस मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ ये है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, यानी वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस उनका मूवमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडक्शन, इसलिए जनरली ये जो होता है सॉलिड्स में होता है। तो it takes place in solids. No transportation of medium particles. तो फिर हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? हीट ट्रांसफर हो रही है, वो अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं और नेक्स्ट वाले को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, है ना। हीट एनर्जी is transferred due to vibrations of medium particles about their mean position। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब इसको मैथमेटिकली समझना है अपने को, तो स्मॉल पार्ट्स को लेके समझेंगे। ये लिख लो, फिर आगे का बताता हूँ मैं।
क्लियर? हाँ सर। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे कि ये रॉड है, और यहाँ से हम लोग इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, मान लो। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये एंड भी हीट अप हो जाता है ना। पहले तो ये धीरे धीरे ये इसको एनर्जी मिलती है, फिर वो एनर्जी को क्या करते हैं, इसके पार्टिकल्स वो नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करते हैं, और ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे होते हैं, ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं, नेक्स्ट वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आप देखोगे कि जो हीट एनर्जी है यानी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन पे जाओगे तो आप, क्योंकि वो खुद ही पहले अब्जॉर्व करेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्मॉल पार्ट ले रहा हूँ पहले, यानी डेल्टा एक्स की हम बात करेंगे, डेल्टा एक्स लेंथ के लिए, और यहाँ से हम लोग हीट दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर मान लो T प्लस डेल्टा T है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, T डिग्री सेल्सियस होगा। और हमें मालूम है हीट एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करेंगे तो हीट एनर्जी इधर फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि मान लो अगर इस रेट से ये हीट आ रही है, तो यहाँ से जो हीट जा रही होगी वो दरअसल dQ2/dt रेट से जा रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉडी ये भी तो हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर रही है। तो मान लो ये हीट एनर्जी जो एब्जॉर्व कर रही है वो dQ/dt रेट से कर रही है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे dQ1/dt इक्वल टू होगा dQ/dt प्लस dQ2/dt। अभी dQ/dt क्या है, अगर इसका मास मान लो अगर m है, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी इसकी d है, मतलब सॉरी s है, और इसका टेम्परेचर मान लो इस रेट से बढ़ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डेल्टा T/डेल्टा T, मान लो इस रेट से टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस dQ/dt। ये मेन कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट आता है तो आप देखोगे कि हर एरिया क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो फिर ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगी ये वाली टर्म। तो एट स्टेडी स्टेट का मतलब है कि किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन पर जब आप जाओगे तो जिस रेट से हीट आ रही है उसी रेट से हीट चली जाएगी, और उस एरिया क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट ms डेल्टा T/dt क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये हो जाएगा dQ1/dt इक्वल टू dQ2/dt हो जाएगा। और इसको लिखा जाता है, यानी ये जो जिस रेट से हीट एनर्जी आ रही है उसी रेट से हीट एनर्जी जा रही है, इसको लिखा जाता है KA इंटू डेल्टा T/डेल्टा x, यानी ए एरिया क्रॉस सेक्शन है ना, डेल्टा T/डेल्टा x इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये लिखवाता हूँ, भी लिख लो पहले इसको। अब मैं एक पॉइंट यहाँ बोल रहा हूँ कि एरिया क्रॉस सेक्शन का, किसी एरिया क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक पॉइंट पर आप जाओगे तो हर एक पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, नहीं, हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा, लेकिन हर एक पॉइंट पर वो कांस्टेंट होगा। ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ। सर वो dQ1/dt इक्वल्स टू dQ2/dt इक्वल्स टू K/डेल्टा T/डेल्टा x, ये क्या चीज लिखा है? ये लिखा है कि जब हम लोग हीट ट्रांसफर जो होती है ना किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन पे स्टेडी स्टेट पर, उसको लिखने का तरीका ये है कि वो जो हीट जा रही है dQ1/dt, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट होती है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x हो गया, यानी उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डेल्टा और उसके जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होती है। ये मतलब है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मैंने कहा इतना क्या समझाना उसमें। ठीक है सर। ठीक है,
और के यहाँ पे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा फिर, है ना? हाँ, जिसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो भी लिखवाऊंगा मैं, ये लिख लूं पहले। ठीक है। सर आपने क्या बोला था कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना, डी? लिखो पहले इसको लिख लिया, ये लिख लिया आपने? हाँ सर। जब भी स्टेडी स्टेट की बात की जाएगी तो इसका मतलब होता है कि जो सिस्टम है ना, जिसके थ्रू वो जा रहा है, यानी जो मीडियम है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि जो मीडियम है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, तो जो dq बाई dt वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगी, तो बच्चा वहाँ कंफ्यूज जाता है कि इस फॉर्मूले को कैसे लगाऊं मैं, क्योंकि ये तो हर 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 इंस्टेंट पर जो टेम्परेचर है उसका चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर चेंज होने का रीजन क्या है कि वो हीट चेंज हो रही है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है सिस्टम एनर्जी। ठीक है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। लिख लिया सर। तो यहाँ जो मैंने ये जो लिखवाया है, दरअसल जो dq बाई dt हीट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स होती है। इन सबको कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ, एक नोट लिखते हैं। एक नोट तो ये लिख लो कि एट स्टेडी स्टेट temperature at each area of cross section will be constant. At a steady state temperature at each area of cross section will be constant. ठीक है, medium does not absorb heat energy.
ठीक है, तो इफ dx अगर टेंस टू 0 है तो हमारे पास हो जाएगा dq बाई dt इक्वल टू, इसको लिखेंगे दरअसल माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो कर रही है ना। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा तो t क्या करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, क्योंकि dt लिखा आपने तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसलिए माइनस लगाया मैंने यहाँ, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, जबकि होना चाहिए इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि तभी तो dq बाई dt की बात कर रहे हैं, तभी तो हीट फ्लो कर रहे हैं, तो माइनस लगेगा यहाँ। तो यहाँ a क्या है, a सरफेस एरिया नहीं है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ध्यान रखना है। अब एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी एरिया जब आप चूज करोगे तो हीट एनर्जी की जो बात कर रहे हैं वो उसके दरअसल परपेंडिकुलरली फ्लो कर रही है वहां से, मतलब उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी एरिया के डायरेक्शन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और ये डी टी माइनस डी टी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर के साथ डिस्टेंस के साथ में टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, ये मतलब है। तो मेन जो फॉर्मूला है ना वो यही है कंडक्शन में, बस इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, चाहे वो मेंस से पूछे चाहे एडवांस में पूछे, है ना। तो कंडक्शन का ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इसी को ही समझना है, और इसी से रिलेटेड ही इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, आएंगे भी आगे भी, बस मेन फॉर्मूला ये है। और इसमें कुछ चीजें बता देता हूँ मैं आपको, ये लिख लीजिए आप लोग। सर आपने अभी बोला था ना कि हीट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर फ्लो करेगा ना, मतलब सरफेस से एरिया की। हाँ, एरिया के जैसे हाँ जैसे बता। रोड लिया है ना, जैसे रोड लिया मान लो, तो अगर 8 ऐसे जा रहा है तो ऐसे इसकी कह रहा हूँ मैं, या जैसे मान लो आपने ये सिलेंडर लिया है, और अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, तो वो रेडियली क्या करेगी, हीट यहाँ से बाहर जा रही होगी ऐसे, तो उसमें एरिया क्रॉस सेक्शन हम लोग उस हिसाब से देखेंगे, यानी 2 पाई आर इंटू एल, और इस केस में अगर इसके रेडियस आ रहे तो पाई आर स्क्वायर देखेंगे, है ना। तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। अगर रेडियली इसमें जा रही है, जैसे मान लो इसकी जगह स्फेयर होता, तो स्फेयर में भी हीट ऐसे जा रही होती, मान लो यहाँ किसी आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे वहाँ, समझ में आ रहा है ना मेरे कहने का हाँ मतलब वो सर, है। हमेशा वही रहेगा ना कि रेडियली हाँ, आउटवर्ड ही जाएगी। एरिया क्रॉस सेक्शन, हाँ रेडियली, मतलब उस एरिया के परपेंडिकुलर देखना होता है, मतलब उसके प्लेन हाँ के सर। एरिया की डायरेक्शन में। आप ऐसे समझो, नहीं तो जैसे लाइट का होता है, लाइट सोर्स है मान लो, तो रेडियली जैसे लाइट हाँ जाती है सर। वैसे। हाँ सर एक बार टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है वो बताइए ना। हाँ बोलिए। सर टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब यहाँ ये हुआ कि क्योंकि ये मतलब प्रैक्टिकली भी देखा गया, तभी तो फॉर्मूला डिजाइन किया इन्होंने। तो ये हुआ कि जैसे मान लो हम लोग हीट दे रहे किसी, मान लो जैसे कि रॉड लिया हमने, किसी एक एंड पर हमने हीट सप्लाई किया, तो ये देखा गया कि
जैसे जैसे हम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L तक गए मान लो, तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हीट आगे बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे हम लोग उस रॉड में आगे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर उसका डिक्रीज करता जाता है दरअसल। ठीक है, ये लिख लिया, पहले मैं बताता हूँ। मतलब होता क्या है यहाँ, अगर यहाँ का टेम्परेचर मैं T1 ले रहा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर मान लो T2 ले रहा हूँ, तो ये देखा गया कि स्टडी स्टेट की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो यहाँ भी इन्होंने थर्मामीटर लगाया, यहाँ भी थर्मामीटर है ना, ऐसे थर्मामीटर लगाते गए, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा वो एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए हैं। तो ये देखा गया कि थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या कर रहा है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा होगा इस जगह पर, मैं इसको नीचे लेता हूँ। तो यहाँ से हीट सप्लाई हो रही है, तो जितनी हीट सप्लाई हो रही है उतनी हीट यहाँ से जा रही है, पर सेकंड यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है, इसको रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हैं ना। इसको थर्मल करंट भी बोलते हैं। अभी आता हूँ, ऐसे लिखवा देता हूँ, इसको थर्मल करंट भी बोलेंगे। ये देखा गया कि यहाँ अगर थर्मामीटर लगाया इन्होंने, यहाँ भी थर्मामीटर लगाया, यहाँ भी थर्मामीटर लगाया, और यहाँ भी लगाया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू अगर L लेता हूँ तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू x है, उसको इन्होंने कहा टेम्परेचर ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, तो अगर मैं यहाँ ये कहता हूँ कि इफ dq कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी वेरी हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं इसकी जगह वो लेता, ट्रंकेटेड मान लो कौन लेता, है ना, तो उसमें आप देखोगे एरिया चेंज कर रहा है वहाँ। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, dq/dt इक्वल टू होगा -KA/dt/dx, यानी सब कांस्टेंट आ गया। इसको आप लिख सकते हो dt/dx इक्वल टू क्या है, माइनस एक नया कांस्टेंट लेते हैं k0, ये लिख लो पहले। यहाँ का टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ, मान लो T1 है, यहाँ का टेम्परेचर मैंने मान लिया कि T2 है।
सर के नॉट क्या है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? लिख लिया क्या? हाँ सर। अच्छा वो, हाँ तो के नॉट ऐसा कुछ है नहीं, वो dq बाई dt बाई के तो कांस्टेंट लिया हमने। मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, क्योंकि के भी वेरी कर सकता है। के टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर सकता है, पोजीशन के साथ भी वेरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला मैंने क्या कहा, वो मेन फॉर्मूला यही है कंडक्शन में, इसी को ही समझना है। अब के वेरी करो, एरिया वेरी करो, ये कोई भी वेरी करो, मतलब dq बाई dt वेरी करो, कुछ भी करो, ठीक। इस केस सर में मैं के कह तो रहा हूँ, कांस्टेंट होता है ना? हाँ के वेरिएबल भी हो सकता है, पोजीशन के साथ वेरी कर सकता है, ध्यान रखना है। कंडक्टिविटी पोजीशन के साथ वेरी कर सकती है, टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर सकती है, ठीक है। अच्छा। लेकिन इस केस में जो मैं लेने जा रहा हूँ उसमें मैंने कांस्टेंट मान रखा है, सबको लिखा है ना मैंने यहाँ। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, देखो इसको इंडिकेट करेंगे, तो dt इक्वल टू माइनस के नॉट डी एक्स, इसको इंडिकेट करेंगे 0 to x के लिए, इसको t1 से t के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा t माइनस t1 इक्वल टू माइनस के नॉट, तो कॉन्स्टेंट है, और ये आ जाएगा x। तो आप देखो कि टेम्परेचर जो है वो लीनियरली क्या कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये उसी केस में डिक्रीज करेगा जब ये कंडीशन होगी, और जब के भी कांस्टेंट होगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट होगी। तो अगर आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करोगे t और x के बीच में, तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, ये t1 है ना, ये t2 है मतलब, और ये l है, x इक्वल टू 0। तो ऐसे टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करता है। सर वो के नॉट ए होगा ना? बोलिए। सर वो के के नॉट, नॉट ए होगा ना? मैंने के नॉट को dq बाई dt बाई के लिया हुआ ना। नहीं नहीं सर, आपने जो इंटीग्रल निकाला उसका बात करो। जो इंडिकेट किया हो तो के नॉट है ना। हाँ हाँ क्या सर, कह रहे हैं? के नॉट इंटू एक्स लिया है ना आपने, हाँ तो वो के नॉट ए हो जाएगा ना? के नॉट ए क्यों?
लिख लिया? हाँ सर। सर आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या जिसमें के वेरी हो रहा है? हम दे सकते हो। उसमें क्या है, के की वैल्यू मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूँ के नॉट मतलब के एक्स प्लस के नॉट, ये लो वेरी हो रहा है। अच्छा वैसे। उसमें क्या है? हाँ हाँ वैसा, और क्या वेरिएबल रख सकता हूँ ना मैं के को ऐसा। हाँ हाँ सर। इसलिए मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट ये है, ये याद रखो। अब वो कुछ भी करे, क्वेश्चन सारे इसी से होने हैं कंडक्शन की जब भी बात करेंगे। तो के क्या था हमारे पास यहाँ, उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये केल्विन है ना। नहीं इसका हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा ना, ये मीटर हो जाएगा क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर है ना, इससे लाया हूं मैं। डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। नहीं यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने वॉट ले लिया। हाँ तो वॉट हो गया, और एरिया का मीटर स्क्वायर तो मीटर, हाँ यही है ठीक है। वॉट पर मीटर केल्विन, ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, ओम्स लॉ से इसको रिलेट कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, आई आर इक्वल टू वी होता है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। इसका मैग्नीट्यूड ही ले लिया मैंने। तुम्हारे पास में दरअसल जो अच्छा इसको पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डी एक्स के लिए लिया हुआ है। अगर एल लेंथ के लिए बात करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा के, और ये क्या लिखेंगे, टी वन माइनस टी टू बाई एल लिखोगे ना। वो पीछे वाले एग्जाम्पल पे चले जाओ वापस से, इस वाले पर है ना। तो आप यहाँ देखो, इस वाले को के नॉट को रखोगे ना यहाँ, तो ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। तो के नॉट की वैल्यू क्या है, देखो के नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसी वाली क्वेश्चन से देखो, मैं लिख दूँ यहाँ। तो ये हो जाएगा टी टू इक्वल टू टी वन माइनस के नॉट एल होगा ना। जब आप x की वैल्यू एल रखोगे तो टी टू हो जाएगा। तो के नॉट की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी टी वन माइनस टी टू बाई एल मिलेगा, है ना। तो ये हमारे पास में है ही, तो के नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी इसमें ले। तो फाइनली इक्वेशन क्या मिल जाएगी अपने को, फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, कर लोगे। तो यहाँ इसको रिलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो टी वन माइनस टी टू बाई एल बाई के ए, ये हमारे पास में। तो यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी आई जो है वो इक्विवेलेंट है डी क्यू बाई डी टी के, और v जो इक्विवेलेंट है वो t1 माइनस टी टू के, और जो r है वो l बाई के ए के। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने भी ये फॉर्मूला देखा होगा, वहां भी l बाई सिग्मा a लेते हैं हम लोग। सिग्मा क्या होता है, वहाँ कंडक्टिविटी होता है। यहाँ k क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी इसको कहा गया है ना। और इसको हम बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। इसको थर्मल करंट बोलते हैं हम लोग, डी क्यू बाई डी टी को, और आर को बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लिख लो।
लिख लिया? सर एक मिनट। सर माइनस साइन सब जगह रहेगा ना? हाँ, माइनस इसलिए रहेगा ना क्योंकि एक्स के साथ टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हाँ डिक्रीज करेगा। अब यहाँ भी जैसे मैंने T1 माइनस T2 लिया ना, तो माइनस हट गया। हाँ सर हो गया। तो यहाँ भी क्या है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग, तो वो ले लेता हूँ मैं। तो ये जो मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, स्टेडी स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसमें मान लो रॉड्स ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन कंडक्टिविटी अलग अलग है और लेंथ भी मान लो अलग अलग है। इसकी L1 है, इसकी L2 है। यहाँ का टेम्परेचर T1 दिया है, यहाँ का टेम्परेचर T2 दिया है। यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है पर सेकंड dQ/dt, वही हीट अपने को यहाँ मिल रही है dQ/dt, यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, स्टेडी स्टेट पे पहुँच गया। एक तो यहाँ का टेम्परेचर फाइंड करेंगे और इसकी इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या वो भी फाइंड करेंगे, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ dQ/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 K1 इंटू A डिवाइड बाई L1 ना, और ये इक्वल टू सॉरी ये Tm है, और यहाँ K2A और इसको लिखेंगे Tm माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2। इन दोनों को सॉल्व करके Tm निकाल सकते हैं। Tm को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो Ka T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सीरीज में है तो R इक्वल टू क्या होता है, देखो R1 प्लस R2 ना, तो R यानी L1 प्लस L2 टोटल लेंथ ये हुई, डिवाइड बाई K इंटू A इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A। तुम्हारे पास K की वैल्यू आ गई है, हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। और अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू अगर L है तो K इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये लिख लीजिए। और Tm जो है आप यहाँ से निकाल लोगे इन दोनों से सॉल्व करके, और उसी Tm को जब आप यहाँ रखोगे तो इसको कंपेयर करोगे मान लो इसके साथ इसके, तो आपको K की वैल्यू ये मिल जाएगी, या आप चाहो तो ऐसे कर लो। लिख लिया? सर एक हाँ मिनट। सर। हाँ सर।
किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से होगा, मान लो इधर का टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है, उधर का टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस है। इनकी दोनों की लेंथ सेम मान लेता हूँ मैं, ऐसा अलग अलग भी ले सकते हो। इसका A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका A2 है, K1 थर्मल कंडक्टिविटी, K2 थर्मल कंडक्टिविटी है। तो यहाँ से हीट जारी होगी इसमें और यहाँ से हीट बाहर आ रही होगी। तो dQ1/dt पर सेकंड बाहर आ रही है और dQ2/dt भी बाहर आ रही है। तो यहाँ सेंटर के रहोगी वही तो हीट आएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल हीट कितना सप्लाई हो रहा है इधर से, तो वो हो रहा है पर सेकंड dQ1/dt प्लस dQ2/dt, और ये इक्वल टू आप लिख सकते हो K1 A1 T1 माइनस T2/L प्लस K2 A2 T1 माइनस T2/L। इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो KA1 प्लस A2 करना है, ठीक है, बाई टोटल लेंथ L, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2। तो आ जाएगा उससे K, टोटल हीट मिल जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हो 1/R प्लस, है ना, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और R1 क्या होगा यहाँ L/K1A1, R2 क्या होगा L/K2A2। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो R की जगह क्या लिखेंगे अब यहाँ देखो, क्योंकि टोटल लेंथ तो एल ही है, मतलब दोनों की लेंथ एल है, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास में 1/, इसको लिखेंगे हम लोग R, तो ये हो जाएगा एक मिनट L डिवाइड बाई K, और इसको क्या लिखेंगे लेकिन टोटल एरिया A1 प्लस A2 लिखेंगे, इक्वल टू, या इसको भी यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ मैं, K1 A1 बाई क्या मिलेगा L, K2 A2 बाई क्या मिलेगा L। तो L से तो L कैंसिल आउट हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा है K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, और अगर इफ A1 इक्वल टू A2 है तो K इक्वल टू आ जाएगा K1 प्लस K2/2, ये आ जाएगा। सर अगर लेंथ आपने बोला था अलग लेंगे तो कैसे करते? क्या हुआ सर आपने बोला था लेंथ अलग लेके भी कर सकते हैं, उस टाइम पे इफेक्टिव लेंथ क्या लेते फिर? नहीं ले पाएंगे ना वो इफेक्टिव लेंथ, तो उसको 1/R ही रहने दूंगा फिर मैं, ठीक है ना, हाँ समझ गया। उसको 1/R ही रहने दूंगा मैं। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद तो इलेक्ट्रोड शो करेंगे यार, पहले RBD बाद में करेंगे। पहले इलेक्ट्रो हो जाएगा तो ये ठीक है। चलो फिर अभी इससे रिलेटेड वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ हाँ, RBD करवाने के पहले RBD तो नहीं करवाऊंगा मैं, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक करवाऊंगा, उसके बाद RBD करवाऊंगा, ठीक है। सर आपका जो चैप्टर लेंगे ना वो इधर से SHM हुआ, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, साउंड वेव ऑन स्ट्रिंग, वो लेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए फिर, ओके बाय बाय। सेमीकंडक्टर ये सब चैप्टर है वो भी सर ही पढ़ाएंगे ना आर सर? हाँ सर पढ़ा देंगे, उसमें क्या।
मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप आरबीडी पहले करा दीजिए ना। आरबीडी पहले करा दूं? आरबीडी पहले कर लेंगे। सर मेंस में पर इलेक्ट्रोस्टैट्स का तो पक्का क्वेश्चन आता है ना? हाँ हाँ क्या क्या क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो क्वेश्चन 12th वाले जो मेंस भी में? कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके तो क्वेश्चन आने ही होते हैं ना। फरवरी में से पहले हाँ। जितना 12th खत्म होगा वो ज्यादा अच्छा होगा ना। हाँ वो भी। सर मतलब आपके इलेक्ट्रो हिसाब से मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा हमको, पहले आरबीडी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मेरे देखो यार, आरबीडी से आते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आएगा। तो हम पहले 12th वाले कर लें, ज़्यादा अच्छा है भाई। 11th वाले तो चल ही रहे हैं ना टॉपिक, तो मेरा मानना है चलो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक ही करते हैं, क्योंकि 11th वाले तो चल ही रहे हैं ना। फिर 12th वाले कौन लेगा, फिर वाली बात है ना, फिर लेट हो जाएगा वो। हाँ मतलब सर। सर जैसे अभी आर्य सर ने सेंटर ऑफ मास पढ़ाने के बाद हमको स्ट्रिंग और साउंड वेव्स वाला कराएंगे, तो आरबीडी फिर छूट जाएगा ना बीच में? नहीं छूटेगा ना, वो करवा देंगे वो, ऐसा थोड़ी छूटेगा वो। ठीक है, क्योंकि देखो यार उसमें तो ऐसा है, एक क्वेश्चन आएगा, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में फिर वो ये कि फिर बहुत माथा पच्ची वाली बात है। कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन तो कर भी लोगे आप मेंस में, लेकिन वैसे तो उसका भी सिंपल ही क्वेश्चन आता है, आरबीडी का भी। वो तो एडवांस में बनाते हैं आरबीडी में तो टेढ़ा क्वेश्चन तो, लेकिन वो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करने के बाद क्या होगा, फिर आपको मेरे ख्याल से सर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे ना, तो पहले वही कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कर लेते हैं, आरबीडी करेंगे बाद में। उससे क्या सर होगा, आप एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट भी बन जाएंगे मैकेनिक्स के, तो आरबीडी क्या है कि समझने में बड़ी आसानी होगी आपको। सर आप इतना बता सकते हो कि आर्य सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे और आप कौन सा बचा हुआ चैप्टर पढ़ाएंगे? 11th के अब जो बचे हुए टॉपिक है ना, वो सारे करवाएंगे वो, आरबीडी के अलावा। अच्छा सर। ठीक है, हाँ और 12th का सब आप करेंगे ना अभी? हाँ, हो सकता है अगर उनका हो जाएगा तो फिर कुछ पार्ट वो भी करवाएंगे। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर।